आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 2 और व्यक्ति गिरफ्तार। केंद्र का बड़ा एक्शन, खालिस्तान संगठन 6-4 जस्टिस के ऐप्स और वेबसाइट ब्लॉक। हिमाचल में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 7 कामगारों की जिंदा जलकर मौत, 12 झुलसे। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार के नाम की चर्चा, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज, मांझी बोले समय आएगा तो बता देंगे। यूपी चुनाव में चौथे चरण के लिए वोटिंग कल। यूक्रेन से भारतीयों को लाने का मिशन शुरू, पहली फ्लाइट रवाना। पीएम मोदी संग टीवी डिबेट करना चाहते इमरान खान, कहा करोड़ों लोगों को होगा फायदा। यूक्रेन संकट से भारतीय शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1000 अंक गिरा, निफ्टी में भी बड़ी गिरावट। नवाज के सपनों का घर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले आज बंगले में जितना बड़ा मेरा पर्सनल बाथरूम है उतना सा मेरा घर हुआ करता था। कोहली से लेकर शाह तक गांगुली के कार्यकाल में दिखी विवादों की दादागिरी। बजरंग दल के 18 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या के संबंध में 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और वे शिवमोगा के निवासी हैं। कर्नाटक के शिवमोगा के भारती नगर इलाके में रविवार रात कार में आए कुछ अज्ञात लोगों ने हर्ष नामक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस को शक है इसमें 7 लोग शामिल थे। सूत्रों ने बताया उनकी राजनीति और सामाजिक संगठनों से सांठ-गांठ की पड़ताल की जा रही है। तनावग्रस्त माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस के 3 दल बनाए गए हैं। खालिस्तानी संगठन 6-4 जस्टिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने 6-4 जस्टिस से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने का आदेश दिया है। मिनिस्ट्री का कहना है इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया है कि यह चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर अशांति पैदा करने का प्रयास करता रहा है। इसके चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया था। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की तहसील हरोली के तहत औद्योगिक क्षेत्र बाथरी स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 7 कामगारों की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं 12 कामगार झुलस गए हैं, जिनसे उपचार के लिए सियान अस्पताल भातरी भेजा गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीसी ऊना की ओर से राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र को दी गई सूचना के अनुसार फैक्ट्री में विस्फोट सुबह करीब 10:15 पर हुआ। एक घायल महिला ने बताया कि विस्फोट के समय फैक्ट्री में 30 से 35 लोग काम कर रहे थे। अचानक जोरदार धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क गई। फैक्ट्री में विस्फोट के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर छानबीन कर रही है। डीएसपी हरोली अनिल पछियाल ने बताया कि मौके पर जांच की जा रही है। सभी पहलुओं को गहनता से जांच की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियों द्वारा आगामी राष्ट्रपति के उम्मीदवार की कयासों पर राज्य की राजनीति हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी कोटे के बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। तारकिशोर से इस मामले पर पूछा गया तो वह सवाल काटते नजर आए और कहा, अभी तो मुझे ऐसी जानकारी नहीं मिली। अभी हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। आगे के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा। उत्तर प्रदेश में चल रहे 2022 विधानसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं और चौथे चरण के चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं। चौथे चरण में सूबे की राजनीति लखनऊ और रायबरेली जिले सहित कुल 9 जिलों की 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में आए हैं। योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों सहित कई बीजेपी नेताओं की शाख दांव पर लगी है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है।
यूक्रेन और रूस के बीच तनावपूर्ण स्थिति और भी बढ़ने की आशंका है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया का विशेष विमान AI-788 मंगलवार सुबह 7:40 पर रवाना हो चुका है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का यह विमान रात 10 बजे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच जाएगा। इसके अलावा भारत की ओर से फरवरी में 2 और उड़ानों का संचालन किया जाएगा। दूसरी फ्लाइट 24 फरवरी तो तीसरी 26 जनवरी को यूक्रेन के लिए उड़ान भरेगी। पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम और बयानवीर इमरान खान ने नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह दोनों पड़ोसियों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ टेलीविजन पर बहस करना चाहेंगे। मंगलवार को इमरान खान ने कहा, मैं टीवी पर नरेंद्र मोदी के साथ बहस करना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा कि यह उपमहाद्वीप में अरबों लोगों के लिए फायदेमंद होगा यदि मतभेदों को बहस के माध्यम से सुलझाया जा सके। इमरान आगे कहते हैं, भारत एक शत्रुतापूर्ण देश बन गया, इसलिए उनके साथ व्यापार न्यूनतम हो गया है। हमारी सरकार की नीति है कि सभी देशों के साथ व्यापार संबंध बनाए रखना। भारत के साथ संबंधों के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए सत्ता में आने के तुरंत बाद भारत से संपर्क किया। यूक्रेन और रूस की टेंशन ने आज फिर भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मचा दिया। यूक्रेन रूस के कारण पैदा हुए संकट ने ग्लोबल मार्केट को नुकसान पहुंचाया है, जिसका साफ असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। युद्ध की बनी स्थिति के चलते मंगलवार को लगातार 5वें दिन बाजार में गिरावट बनी हुई है। आलम यह है कि बाजार के खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंकों तक गिर गया और निफ्टी में 250 से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। यूक्रेन को लेकर जारी संकट से बाजार को फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पिछले कई दिनों से मुंबई में अपने बंगले को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वे अपने सपनों के महल में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में नवाज ने बताया कि आज जितना बड़ा इस बंगले में उनका पर्सनल बाथरूम है, उतने ही बड़े घर में वे कभी रहा करते थे। नवाज का यह नया घर शहर के पोस एरिया वर्सोरा में स्थित है। नवाजुद्दीन को इस बंगले के रिनोवेशन में 3 साल लगे। उन्होंने अपने पिता की याद में बंगले का नाम नवाब रखा है। नवाब के व्हाइट कलर के शानदार भव्य बंगले की फुटेज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। भारतीय क्रिकेट एक बार फिर विवादों में आया है और इसके केंद्र में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी है। श्रीलंका सीरीज के लिए विकेटकीपर रिद्धिमान साहा का चयन नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई तरह की बात कही। इनमें सौरभ गांगुली का जिक्र भी था। ये पहली बार नहीं कि जब सौरभ गांगुली के अध्यक्ष कार्यकाल में BCCI इस तरह के विवादों में फंसा है। सौरभ गांगुली के खिलाफ कई बार खिलाड़ियों ने ही बागी तेवर अपनाया है, जिसमें नया नाम रिद्धिमान साहा का ही है।